सो हे गाइस, ब्रेक ऑफ हेवन सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें लीजी की एक काफी शानदार फाइट दिखाई जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि जब लीजी विंड ईटर वैली के बीच से होकर जा रहा था तो फिर उसको अपने सामने से वहां से जाते हुए एक रथ नजर आता है, जो कि असल में होता है शाओ फैमिली का, जिसमें यहाँ से बिठाकर ले जाया जा रहा था प्रिंसेस शाओ जुआन को। लेकिन शाओ जुआन जैसे ही यहाँ पर मौजूद गरीब लोगों को देखती है, भूखे लोगों को देखती है, वो तुरंत ही अपने रथ को रोकती है और अपने मास्टर को भी रोक लेती है। कहने लगती है कि एल्डर, क्यों ना आप थोड़ा सा खाना इन बेचारे भूखे लोगों को भी दे दो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन लोगों की जान चली जाएगी। जैसे कि वो एल्डर कहते हैं कि शाओ जुआन, अभी भी हम लोग ड्रैगन कैपिटल में पहुंचने से 3 दिन दूर हैं, अगर हम इस तरीके से इन लोगों को अपना खाना दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन कैपिटल पहुंचने से पहले हमारी वो हालत हो जाए जो कि इन लोगों की हो रही है। शाओ जुआन कहने लगते हैं कि एल्डर, आप इस बात को मत भूलिए कि हम लोग हैं इंशी मर्चेंट, जो कि कभी भी और किसी भी हाल में दुनिया की मदद करने से पीछे नहीं हटते, और आखिर हमारे बिजनेस की शुरुआत भी तो ऐसे ही हुई थी। एल्डर कहता है कि ठीक है मिस, मैं जा रहा हूँ लोगों को खाना देने के लिए। इसके बाद फिर वो यहाँ पर निकालते अपनी मिनी डायमेंशन वाली पोटली को, जिसके अंदर उन्होंने अपने सभी के सभी साथियों के लिए खाना रखा हुआ था। वो ये कहने लगता है कि हमारी मिस ने ये ऑर्डर दिया कि हम तुम लोगों को खाना दे दें। इसके बाद को जैसे ही ये भूखे लोग सुनते हैं, वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए। यहाँ तक कि लीजी भी ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो गया था, क्योंकि उन मास्टर ने यहाँ पर एक ही बार में कई सारे ब्रेड्स को निकाल दिया था। लेकिन इसकी वजह से तो उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, वो लोग खाने के लिए लड़ने लगते हैं। जिसको जो भी छोटा सा टुकड़ा मिलता वो तुरंत ही खाने लगता। एक छोटा सा बच्चा ब्रेड को उठाकर ले आता है अपनी भूखी माँ के पास में और कहता है कि माँ, आप ये खा लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी। लेकिन उसकी माँ कहने लगती है कि नहीं बेटा, तुम इसको खा लो, मैं भूखी नहीं हूँ, बल्कि तुम कई दिनों से भूखे हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरा बंदा आता है और उस बच्चे से ब्रेड को छीन लेता है। वो कहता है कि जब तुम दोनों को ही ये नहीं खाना तो फिर ये मुझे दे दो, जिसको वो खाने लगता है। यहाँ तक कि उस बच्चे को भी परेशान करने लगता है। वो बच्चा चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे ये वापस कर दो, ये मेरी माँ को खाना है। वो बंदा कहता है कि जिसके हाथ में भी खाना लगा है वही इसको खाएगा। शाओ जुआन अपने एल्डर से कहती है कि खाने के पीछे इतनी लड़ाइयाँ होगी, मैंने सोचा नहीं था, क्या अब हमें लोगों की लड़ने से हेल्प करनी होगी। तो एल्डर उसको बताते हैं कि मिस, ये दुनिया ऐसी ही है, हम चाहे तो हमेशा इस दुनिया की मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उनकी मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते, और इस सत्य को भी नकारना बेवकूफी होगी कि जिसकी किस्मत जिसके साथ में जुड़ी हुई है वो उसके साथ में होके ही रहेगा। हम चाहकर भी कभी भी हर एक चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। शाओ जुआन कहती है कि हाँ, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए ऐसी चीजों को इग्नोर करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए वे कहने लगते हैं कि अंकल लियान, आपको उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जब वो बंदा उस ब्रेड को चुरा कर वहाँ से जा रहा था तो लीजी उसके ऊपर हमला कर देता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी लाचार बच्चे से उसका खाना चुराने की। मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि वो कितने ज्यादा भूखे हैं। यहाँ तक कि वो ये बात उन सभी को भी समझाता है, लेकिन वो बंदा गुस्से में आकर अटैक करने लगता है लीजी पर, जिसकी वजह से लीजी कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिससे कि लीजी ने उस बंदे के ऊपर अपना एक बहुत ही जोरों का पंच हिट कर दिया था, और आखिर इतना पावरफुल पंच कोई भी भूखा आदमी कैसे ही संभाल पाता। बाकी लोगों से भी यही कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे, मेरे पास में भी कुछ खाना है जो कि मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। इसीलिए वो अपने पास में रखे हुए खाने को भी उन लोगों को देने लगता है जिन्हें अभी तक मिला नहीं था। इससे कि अभी लोग लड़ते नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को खाना मिल चुका था, और इस खाने के सहारे ये लोग कम से कम टाकाइंग सिटी तक तो पहुंच ही जाएंगे। वो थोड़ा सा खाना उस बच्चे को और उस आदमी को दे देता है जो कि उससे छीन रहा था, क्योंकि लीजी भी जानता है कि ये सब कुछ आखिरकार उसने किया भी तो खाने के लिए ही था। लीजी उस बंदे को वार्निंग देता है कि अब के बाद से तुम कभी भी दूसरों का खाना चुराने की कोशिश नहीं करोगे। जिससे कि वो बंदा उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा था। लीजी कहता है कि तुम मुझे काफी सही आदमी लगे, क्योंकि तुमने अपनी गलती को मान लिया। जिसके बाद अब लीजी यहाँ से जाते हुए कहते जाता है कि अब कोई भी फाइट नहीं करेगा। लेकिन जब लीजी यहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर नजर पड़ जाती है प्रिंसेस शाओ जुआन की, क्योंकि उसको देखते ही अचानक से ही उसका वेपन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि असल में होता है एक सितार। लेकिन जब लीजी यहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर नजर होती है यंग मास्टर लिन के बंदे की, क्योंकि टैंग चोंग को जो टारगेट मिला है वो किसी भी हाल में उसको पूरा करके ही रहेगा। उसको ये पूरा यकीन होता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ में हरा देगा लीजी को। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं लीजी को उस घाटी के अंदर से जाते हुए। जब रास्ते में वो जा ही रहा था तो फिर शाओची बाहर आता है और उससे ये कहने लगता है कि भी हाल ही में हम लोग जहाँ से होकर गुजर रहे थे उस रथ के अंदर मैंने एक ब्यूटीफुल सी वुमेन को देखा। मुझे ये बताइए मास्टर, आखिर वो लड़की आपको इस तरीके से घूर क्यों रही थी। इससे कि लीजी अपनी तारीफ करते हुए ये कहने लगता है कि ऐसा तो होना ही था। शाओची, जरा एक बार मेरे चेहरे को तो देखो, मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब आखिर लड़कियां मेरे जैसे हैंडसम बंदे को नहीं देखेंगी, फिर आकर वो किसको देखेंगे। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि स्कूल के अंदर मुझे कितनी बंदियां परेशान करती थी, मेरा पीछा करती थी। लेकिन तभी यहाँ पर अब एंट्री होने वाली होती है टैंग चोंग की, जो कि इविल तरीके से हंसते हुए आ जाता है लीजी के सामने। शाओची कहता है कि
मुझे लगता है कि शायद ये हम लोगों का ही पीछा कर रहा था। जैसे ही टैंग चोंग सामने आता है तो लीजी कहता है कि वाओ, तुम एकदम मेरे एक भद्दे सपने के जैसे हो जिसको मैं बचपन में देखा करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे जैसे बंदे बहुत ही मजाकिया लगते हैं। लेकिन ये बात सुनते ही टैंग चोंग ने अटैक कर दिया होता है लीजी पर, जिससे लीजी खुद को बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसका हॉर्स इंजर्ड हो गया था। यहाँ तक कि अब तो टैंग चोंग ने अपने कई सारे वेपन्स निकाल लिए होते हैं लीजी पर हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए। लीजी कहता है कि वैसे मैंने आज तक किसी बैट के साथ में फाइट तो नहीं की, लेकिन शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। इसीलिए वो शाओची को अपनी ब्रिक के अंदर डाल के फाइट करने लगता है टैंग चोंग के साथ में। यहाँ तक कि उसने तो अपने क्लॉज की मदद से एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर दिया होता है लीजी पर, जिस अटैक का सामना करने से ही लीजी को इस बात का एहसास हो चुका था कि टैंग चोंग को हराना उतना भी आसान नहीं है जितना कि बाकी लोगों के लिए था। लेकिन टैंग चोंग को भी ये पता चल चुका होता है कि ये बंदा बाकियों से तो ज्यादा ताकतवर है ही, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे साथ में फाइट करने से मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम मेरे अटैक को भी ब्लॉक करने के काबिल हो। जिसके तुरंत ही बाद अब टैंग चोंग ने एक्टिवेट कर लिया होता है अपनी मार्शल सोल बैट को, जिसको देखकर लीजी डर जाता है और ये कहने लगता है कि अब आखिर ये क्या बला है, क्योंकि ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ में लीजी ने आज तक कभी भी फाइट करी ही नहीं थी। लीजी डरते हुए शाओची से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो कि आखिर ये है क्या और इसको हराने के लिए आखिर मुझे क्या करना होगा। शाओची बताता है कि जैसे मैं आपके पास में हूँ वैसे ही उस बंदे के पास में है उसका सोल स्पिरिट। लीजी कहता है कि आखिर कोई सोल स्पिरिट इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, कि फिर तभी टैंग चोंग ने अटैक कर दिया होता है स्काई बैट स्टिंग की मदद से, जिसका मुकाबला भी लीजी कर रहा होता है अपनी सी हेवनली ब्रिक की मदद से। लेकिन इसको रोकना उतना भी आसान नहीं है, इसीलिए लीजी शाओची से पूछता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। शाओची बताता है कि चिंता मत करो, बस अपने माथे पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें असल में इसको हराने के लिए यूज करना होगा स्कॉर्पियन के ब्लड स्पिरिट शैडो को। इसकी वजह से तुरंत ही वो यूज करने लगता है ब्लड स्पिरिट शैडो को, जो पावर निकल कर जैसे ही हिट हो जाती है टैंग चोंग से, तो इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई थी, यहाँ तक कि उसका सोल स्पिरिट भी डिसअपियर हो जाता है। टैंग चोंग को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके बॉडी के साथ में ये क्या हो गया, मैं आखिर अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब फिर लीजी उसके पास में आता है और कहने लगता है कि अरे अरे अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ब्लड स्पिरिट स्कॉर्पियन शैडो की पावर इतनी ज्यादा गजब की होगी, तुम तो एकदम मेरे सामने स्टैचू के जैसे लग रहे हो। लेकिन शाओची उसको समझाता है कि ये केवल थोड़ी से समय के लिए ही इसकी बॉडी पैरालाइज होगी। लीजी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, उतने से पहले ही मैं इसकी बैंड बजा के रख दूंगा। टैंग चोंग की बॉडी पैरालाइज होने की वजह से लीजी उसको बहुत ही जोरों के कई सारे हिट्स पे हिट्स करने लगता है। उसने टैंग चोंग को ये दिखा दिया होता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लेकिन टैंग चोंग की बॉडी जैसे ही दोबारा से ठीक होती है तो उससे पहले ही शाओची ने उस बंदे को एक बहुत ही जोरों का हिट कर दिया था। लेकिन टैंग चोंग के पिट जाने की वजह से उसकी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी हो गई थी। टैंग चोंग कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इसके तुरंत ही बाद अब वो दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है अपनी सोल स्पिरिट को, जिसका मुकाबला कराने के लिए शाओची यहाँ पर निकाल लेता है उसी रेड स्कॉर्पियन को, जिसकी वजह से उन दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। जो नजारा देखकर टैंग चोंग एकदम ही चौंक जाता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। इसीलिए वो खुद से ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है लीजी के साथ। लेकिन अभी लीजी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को हराना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि टैंग चोंग के बैट ने लीजी की स्कॉर्पियन को भी हरा दिया था। यहाँ तक कि लीजी तो अब तो शैडो टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको टैंग चोंग की एक बहुत ही जोरों की किक भी हिट हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही टैंग चोंग बढ़ने लगता है लीजी को जान से मारने के लिए, तो फिर तभी अचानक से ही किसी की आवाज आती है कि रुक जाओ, क्योंकि अब असल में यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है शो जुआन की। इसको देखकर तो लीजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी थी। और उसका असल में एक वेपन होता है म्यूजिकल वेपन। टैंग चोंग कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे शिकार के बीच में आने की। इसीलिए अब ये बंदा गुस्से के साथ में आने लगता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन शो जुआन जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है उसमें से कई सारे पावर अटैक्स भी निकलते हैं, जो कि टैंग चोंग पर हिट तो होते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो लगातार ही उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अब लीजी को मौका मिल जाता है अपना अटैक करने का। क्योंकि अब जैसे ही टैंग चोंग अटैक करने वाला होता है शो जुआन पर, तो लीजी दोबारा से टैंग चोंग की बॉडी को ही पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से ना तो वो कोई अटैक कर पाता है और ना ही कुछ और कर पाता है। मौका पाते ही शो जुआन ने भी अटैक करके उसको नीचे गिरा दिया था। लेकिन अब टैंग चोंग की बॉडी को ज्यादा समय तक पैरालाइज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी पावर्स के यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी के साथ में रिलीज भी हो जाता है। और तुरंत ही अपने बैट को निकाल के सीधा अटैक करने लगता है स्याओ जुआन पर। लेकिन ये चीज देखकर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था लीजी को, इसीलिए वो अपनी ब्रिक के अंदर शाओची के पावर को डालते हुए उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने लगता है। और उसकी हेवनली ब्रिक का जो उस बंदे के ऊपर अटैक हुआ था वो उसको ले जाके सीधा मार देता है घाटी की दीवार से, जिसकी वजह से टैंग चोंग का बैट भी डिसअपियर हो जाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। खतरे को खत्म करने के बाद लीजी आ जाता है शो जुआन के पीछे, जो कि उसकी तरफ पलट के देखती है, जिस मोमेंट पर उसका मास्क भी निकल गया था। शो जुआन को देखकर लीजी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।